अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल स्टूडियो ऑफिशियल। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जी तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे दुर्र मखनून की 5वीं किस्त। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। अभी कहाँ है वो? रात के वक्त अपने कमरे की बालकनी में खड़ा फ़ोन कान से लगाए कह रहा था, अभी रूम में है और मुझे डर है कहीं कुछ कर ना दे अपने साथ। उसने अपना डर जाहिर किया। कुछ नहीं करता वो, अभी परेशान है, उसको थोड़ी देर अकेला रहने दो और मैं खुद सुबह आऊँगा, उससे बात करूँगा। सालार ने कुछ सोचते हुए कहा, आपसे मैंने कहा भी था मुझे बात करने दे मामा बाबा से, लेकिन आपने कहा कि आपके बाबा खुद कर लेंगे बात, और अब देखिए क्या हो गया। उसकी शादी भी जल्दी करनी पड़ी हमें। हुदा ने शिकवा करते दिल की भड़ास निकाली। बात ये नहीं है हुदा, बात ये है कि उन लोगों ने हमसे रिश्ता मांग लिया था, जबकि आप लोगों ने अभी हमसे बात करनी थी। अगर बात पहले ही की होती तो रिश्ता आने की नौबत ही ना आती। और वो बाबा के चचा भी हैं, इस बात का भी एहतराम है। अरमान के यहाँ ना होने और उनके रिश्ते से इस बात की बिना पर इनकार करना कि शादी अरमान से होगी, जबकि वो भी जानते थे कि अभी आप लोगों ने रिश्ते की बात भी नहीं की। तभी तो वो हामिद का रिश्ता ले आए और चचा जान ने इस बात पे गफलत दिखाई। उनको इंतज़ार नहीं था करना चाहिए अरमान से बात करने का। हामिद के प्रपोज़ल को कबूल करने से पहले अगर वो हमसे रिश्ते की बात कर लेते तो हम किसी भी तरह इनकार कर देते हामिद की फ़ैमिली को, लेकिन उन्होंने बात भी हमारे इकरार के बाद की। जहाँ तक शादी जल्दी करने का सवाल है तो हामिद की बहन की शादी की वजह से जल्दी हुई। उनका कहना था कि साथ ही शादी करेंगे हामिद की, वरना हमने अभी दुर्रे की शादी का सोचा भी नहीं था। सालार ने समझाने वाले अंदाज में कहा तो हुदा ने सर हिलाया कि वाकई ऐसा ही तो था। अब्बास साहब ने इस बार जाने क्यों गफलत बरत दी। हसन साहब ने भी लोगों की बातों में आकर बच्ची को बचाने के लिए एक महफूज रिश्ते में बांध दिया कि उसके किरदार पर उंगली नहीं उठेगी, लेकिन शायद वो ये भूल गए थे कि जिन्होंने ऐसा घटिया काम करना होता वो इंसान को कब्र में जाने के बाद भी नहीं बख्शते। थोड़ी देर और बात करके सालार ने हुदा को सोने का कहा और ख़ुद भी आकर बेड पर लेट गया। थोड़ी देर में ही उसे कमरे की हालत ख़राब करके रख दी थी, लेकिन जो अजियत दिल में थी वो कहाँ कम होने का नाम ले रही थी। उसे रह रह के खुद पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन कसूर उसका भी नहीं था। दिल अंदर से तड़प कर रह गया था। काफ़ी देर यूं ही वो कमरे में टहल कर अपने गुस्सा कम कर रहा था, लेकिन जब फ़र्क ना पड़ा तो बाथरूम में घुसकर शावर ऑन किया और उसके नीचे कपड़ों समेत खड़ा हो गया। मुसलसल पानी से अपने एहसाब को सुकून मिला तो शर्ट उतारता हुआ अपना ट्राउज़र पहनकर बाहर आया और औंधे मुंह लेट गया। आंखें बंद करने पर उसे एयरपोर्ट का वो लम्हा याद आया जब सालार की तरह उसने भी उसके आगे झुककर माथे पर प्यार करवाया था। दुर्रे से भी खुद भी उसके साथ लगाते माथे पर लब रखे थे और याद करते बेसाख्ता ही लब मुस्कुराहट में ढल गए। मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, दिल से दुआ की। और नींद तो अब आनी नहीं थी, सो यूं ही सारी रात उसने अजियत कर्ब से गुजारी। सुबह नाश्ते पर अब्बास साहब ने शाइस्ता बेगम से अरमान का पूछा। पता नहीं, अभी तक रूम से बाहर नहीं आया, मुझे तो टेंशन हो रही है, आप ज़रा जाके देखें तो उसको, उन्होंने परेशान से कहा। तो हुदा ने कहा कि वो देख कर आती है, आप लोग नाश्ता करें, इस बहाने वो मिल भी लेगी। आपके रूम के बाहर खड़े होकर उसने नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना मिला तो हुदा खुद ही दरवाज़ा खोलने लगी, जो खुलता चला गया। अंदर का हाल देखकर एक बार तो हुदा भी सहम गई। जगह जगह शीशे के टुकड़े, किरचियाँ बिखरी पड़ी थी। या अल्लाह, ये क्या हाल बनाया हुआ है भाई ने। संभल कर कदम रखती वो अरमान के साइड के बेड के पास आई और उसके पास एहतियात से बैठी। अरमान, आहिस्ता से पुकारा। वो जो सारी रात अंगारों पर गुजार कर अभी नींद की वादी में उतरा था, उसकी आवाज़ पर आहिस्ता से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। अरमान भाई, ये क्या हालत बनाई है आपने। हुदा ने एक नज़र औंधे मुंह लेटे अरमान को देखा, फिर कमरे की हालत को। किसकी? भारी बोझल आवाज़ में पूछा। सीधा अभी भी नहीं हुआ था और वैसे ही लेटे लेटे जवाब दिया, अपनी। उसके बालों में हाथ फेरते फिक्रमंदी से कहा, मुझे क्या होना है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारे सामने हूँ, सही सलामत। अब वो करवट लेकर सीधा और छत को घूरने लगा। आंखें सारी रात जागने की चुगली खा रही थी। खुद का हुलिया भी देखें, कमरा सारा बिखरा हुआ, शीशे की किरचियाँ पड़ी हैं हर जगह, अगर कहीं लग गई तो चोट लग जाएगी। कमरे की हालत की तरफ मुतवज्जा करवाया। बिल्कुल टूटे शीशे की किरचियों की तरह बिखर गया है मेरा दिल, और चोट इतनी शदीद है कि इन किरचियों की चुभन से जो अजियत मिल रही है, सोचता हूँ कि कहीं बेहिस ही ना हो जाऊँ इस दर्द को सहते सहते। लेकिन वो तो अब तो आदी बनाना होगा ना इन सब की। अरमान ने कर्ब से कहकर आंखें बंद की, जो सुर्ख हो चुकी थीं। ऐसा नहीं कहें, उठें, आए फ्रेश हो जाएं, नाश्ते पर इंतज़ार कर रहे हैं मामा बाबा।
हुदा ने बेड पर बिखरी ऊन की चीज़ों को समेटकर कहा तो अरमान हिम्मत करके उठकर बैठ गया। क्या वो खुश थी? इस सब से बहुत हिम्मत जमा करके उसने हुदा से सवाल किया तो चीज़ें समेटती हुदा के हाथ पल भर को रुके, लेकिन अगले ही लम्हे खुद को कंपोज करते गोया हुई। जो उसके साथ हुआ मुझे नहीं लगता वो खुश थी, लेकिन वो अपने रिश्ते से मुखलिस है और उसे निभा रही है। उसकी तरफ मुड़ते आंखों से देखते कहा तो अरमान के दिल से एक टीस सी उठी। ना करो, तुम्हें लग जाएगी, मैं करीम से कहकर करवा लूंगा ये सब साफ। हुदा को शीशे के टुकड़े उठाते देखकर अरमान ने टोका तो हुदा ने एक पल को उसे घूरा। मुझसे मिले नहीं थे जब आप आए। याद आने पर उसने प्यार भरा शिकवा किया तो अरमान ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया। इधर आओ, उसको पास बुलाते सीने से लगाया तो हुदा अपने जब्त के आंसू बहाने लगी। कहाँ चले गए थे? वो हमसे दूर हो गई है, वो हमारी दुर्रे नहीं रही है अरमान। वो एक दिन में ही बड़ी हो गई, उसकी शरारतें वो सब यहीं छोड़ कर गई है। रोते हुए हुदा ने कहा, अगर मुझे पता होता कि मेरे जाने के बाद ये सब होगा तो उसको अपना बनाकर जाता, लेकिन इस तरह अकेला छोड़कर ना जाता। अरमान ने कहकर उसे खुद से अलग किया कि वो उसे भी रुलाने पर तुली थी। चलो जाओ, मामा बाबा से कहो आ रहा हूँ, परेशान ना हो, नरमी से उसे कहा और खुद एहतियात से चलता फ्रेश होने वॉशरूम चला गया। थोड़ी देर में ही वो फ्रेश होकर आ गया, लेकिन बज़ाहिर वो थका सा लग रहा था। तबीयत कैसी है बेटा? शाइस्ता बेगम ने प्यार से उसके नम बाल संवारते पूछा। ठीक हूँ, आप बैठे नाश्ता करें। उनका हाथ लबों से लगाता पास ही रखी कुर्सी पर बैठता बोला, बेटा मैं बहुत शर्मिंदा। सब लोग खामोशी से नाश्ता कर रहे थे जब अब्बास साहब ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन अरमान ने बीच में ही टोक दिया। बाबा ऐसा ना कहें, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जो होना था हो गया, आप बस इसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसकी सारी खुशियाँ अता करे। अरमान ने मुस्कुरा कर कहा तो अब्बास साहब उठकर उसके पास आया, उसे गले से लगा लिया। अगर मैंने कुछ जल्दी दिखाई होती तो आज वो तुम्हारे बराबर बैठी होती, उन्होंने अफसोस से कहा। जो होना था वो हो गया, अब आप खुद को कसूरवार मत ठहराएं, अरमान ने मुस्कुराकर कहा तो वो भी मुस्कुरा दिए। दुर्रे सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार सी बैठी नाश्ता कर रही थी जब हामिद भी उसके साथ वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। सुना है परसों रात अरमान वापस आ गया है, हामिद ने बैठते मसरूफ अंदाज में कहा, जबकि दुर्रे को खुशगवार हैरत हुई। वाकई कब आया मान भाई? जैसे मुझे किसी ने बताया ही नहीं। दुर्रे खुशी और हैरत से मिले जुले तासरात लिए हामिद से पूछ बोली, जो मोबाइल में जाने क्या चीज़ ढूंढ रहा था, लेकिन उसके खुश होना किचन से बाहर आती सुरैया बेगम ने अच्छे से नोट किया, जो उनको नागवार लगा। दुर्रे उनकी खामोशी को भांपती जरा संजीदा हुई। आपने बताया नहीं अरमान भाई कब आए हैं पाकिस्तान? अब उसने मान भाई कहने की गलती ना की। तुम्हें किसने बताया? सुरैया बेगम ने उसके आगे पराठे की ट्रे रखते हुए पूछा। सलार के ऑफिस कॉल की थी तो उसकी सेक्रेटरी ने बताया कि अरमान आया है आज ऑफिस, तो पूछने पे पता चला कि परसों रात का आया। हामिद ने संजीदगी से कहा तो दुर्रे ने समझकर सर हिलाया। मैं लेट हो रही हूँ, मुझे छोड़ आई यूनिवर्सिटी, फिर वापसी पर आप मुझे घर ले जाना और अरमान भाई से भी मिल लूँगी। दुर्रे ने उठते हुए अपना अबाया ठीक किया और बैग पकड़ा। मैंने पहले भी कहा था कि ये ना पहनो, सुरैया बेगम ने संजीदगी से कहा तो दुर्रे ने एक नज़र हामिद को देखा कि शायद वो उसकी तरफदारी में कुछ बोले, लेकिन वो तो अनजान बना खड़ा था और इन सब से और वापसी पर घर जाने की ज़रूरत नहीं। घर पर कुछ मेहमान आएंगे, उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम करना। फिर खुद ही आगे से बात जारी रखी। उसको कहते साथ साथ बर्तन समेटने लगी तो दुर्रे ने आहिस्ता से जी अच्छा कहा और बाहर को होली। उसके पीछे ही हामिद भी निकल पड़ा। आज हुदा यूनिवर्सिटी नहीं आई थी अरमान की वजह से। कल तो उसे वैसे ही ऑफ था और आज उसने मर्जी से छुट्टी की थी। तुम मिलने नहीं आई अरमान भाई से? जब वो दोनों कैंटीन जा रही थी तब साथ चलती? सहर ने पूछा, जिस पर एक बार दुर्रे ने रुक कर उसे देखा फिर चलने लगी। बताया नहीं? सहर ने फिर पूछा। अब वो दोनों एक टेबल पर बैठ चुकी थी। मैंने सोचा था कि आज आऊँगी, लेकिन आज मेहमान आने वाले हैं, घर तो मेरा आना मुमकिन नहीं, दुर्रे ने बात को घुमाते कहा। चलो ठीक है, वैसे भी तुम्हारा पूछ रहे थे तुम ठीक हो, सहर ने बताया तो दुर्रे को सुकून मिला कि चलो शुक्र कि वो भूले नहीं उसको। मैं कोशिश करूँगी जल्दी उनसे मिलूँ। हामिद भी आजकल बिजी हैं, मुश्किल से ही वक्त निकाल पाएंगे। दुर्रे ने एक और बहाना तराशा। असल में तो हामिद ज़्यादा बात करता ही नहीं था। दुर्रे की उन लंबी बात के जवाब में भी बस हूँ हाँ में जवाब देता था, जिस पर दुर्रे चुप करके रह जाती थी कि शायद क्या पता हामिद को उसका बोलना भी पसंद ना आए। फिर दोनों बातें करती अपने क्लास की तरफ रवाना हो गई। दुर्रे घर पहुंची तो नौशीन भी स्कूल से आ चुकी थी। कमरे में आके उसका इरादा था कि थोड़ी देर रेस्ट कर ले, फिर हामिद की मामा के साथ मिलकर खाने की तैयारी करवाएगी और उनसे घर जाने की इजाज़त भी मांग लेगी, क्योंकि जब से शादी हुई थी वो बस वलीमे वाले दिन ही गई थी, उसके बाद नहीं। और अब उसको सब याद भी आ रहे थे। अभी वो फ्रेश होकर बाहर निकली ही थी कि नौशीन उसे कमरे में मौजूद मिली। वो दुर्रे को बाहर आता देख के मुस्कुराई। भाभी अम्मी कह रही हैं कि नीचे आ जाए, खाने की तैयारी करनी है, फिर मेहमानों के आने का टाइम हो जाना है। उसके बेड पर खड़ी होती नौशीन ने कहा तो दुर्रे ने 2 मिनट में आने का कहा। अपना मोबाइल चेक किया, लेकिन ना कोई अरमान का मैसेज और ना ही कोई कॉल वगैरह थी। मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर नीचे की जानिब गई। उसको उम्मीद नहीं यकीन था कि उसके मान भाई सबसे पहले उससे मिलेंगे और उससे बात करेंगे, लेकिन वो 2 दिन हो गए। उसको तो पता भी आज सुबह लगा था कि मान भाई वापस आ गए। मतलब घर में किसी ने भी ज़रूरी नहीं समझा बताना। मामा से तो रोज़ बात होती थी और हुदा वो तो बहुत
थोड़ी सी देर के बाद उसको मैसेज कॉल वगैरह करके उसके खैरियत मालूम करती थी, लेकिन उसको ये भी नहीं बताया। यही सोचते वो किचन में दाखिल हुई जहाँ हामिद की अम्मी अम्मी सब्जियां धो रही थी। आ गई, अब चलो जल्दी से मेरे साथ ये सब्जियां काटो, फिर मैं तुम्हें और काम बताती हूँ उसके बाद क्या करना। दुर्रे को किचन में दाखिल होते देखकर वो बोली, उसको सब्जियों की टोकरी पकड़ाई जिसमें वो सर हिलाकर थाम गई। किचन में एक छोटा सा टेबल और 2 कुर्सियां मौजूद थी। दुर्रे टेबल पर सब्जियां रखकर सबसे पहले उनमें से आलू छीनने लगी, क्योंकि उसको सबसे अच्छा यही आता था। सोचा कि इसी काम की वजह से चलो थोड़ी तारीफ सी हो जाएगी, लेकिन ये उसकी खाम ख्याली थी। अरे अरे, इनको छीलना नहीं था, इनको मैंने बॉयल करना था। पूछ तो लिया करो काम करने से पहले, हर बार अपनी मर्जी ही करनी होती है क्या? उन्होंने आलू तकरीबन छीनते हुए कहा, जबकि दरवाजे पर खड़े हामिद ने उनकी ये बात सुनी और चलता अंदर आया। वो अभी अभी ऑफिस से वापस आया था। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात कहनी चाहिए थी। उसने कब अपनी मर्जी की, हमेशा हमारी बात मानती है। हामिद ने कहा तो दुर्रे को दिली खुशी महसूस हुई कि उसके शौहर ने आज कुछ तो उसके बारे में अच्छा कहा, वरना ऐसे ही चुप रहता था उसकी नाजायज़ बात पर भी। तुम्हें क्यों चुप चढ़ी तब चढ़ी है, और मैं ऐसी कोई भी बात नहीं की जिससे तुम्हारी बेगम साहिबा को बुरा लग जाए। वो सुलगते हुए लहजे में गोया हुई तो दुर्रे की आंखों में नमी तैरने लगी उनकी बात करने का अंदाज से। वो ठीक कह रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि उन्होंने बस मुझे समझा ही तो रही हैं। हामिद के बिगड़े तेवर देखकर वो दुर्रे जल्दी से बोली, कोई भरोसा नहीं, हामिद गुस्से में क्या कर जाए। तुम जाओ जाके ये चीज़ें ले आओ बाहर से। सुरैया बेगम एक लिस्ट हामिद को पकड़ाई। वो कुछ देर लिस्ट को देखता रहा, फिर वहाँ से चला गया। अम्मी, आज कौन आ रहा है? दुर्रे ने पुरजोश से होते पूछा। सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए हामिद ने उसे कहा था कि उसकी माँ को अम्मी कहा करो, उनकी तरह उनको भी अच्छा लगेगा। वो तो वही बात जहन में रखते हुए दुर्रे ने अभी उनको अम्मी कहकर पुकारा। जब आएंगी तो देख लेना, अब जल्दी है, इससे ये गाजर काटो। संजीदगी से कहती वो बाकी चीज़ों की तरफ मुतवज्जो हुई, जबकि दुर्रे उनके लहजे पर लब भींच कर रह गई और खामोशी से अपना काम करने लगी। शाम के 6 बजे तक सब कुछ तैयार था। दुर्रे बिल्कुल थक चुकी थी। इतना काम उसने पहली बार किया था। खाना खाने के साथ साथ उसने बाहर लाउंज और डाइनिंग रूम की सफाई भी की, जिससे ज़्यादा थकन का शिकार हुई। उस दौरान उसने सुरैया बेगम से घर जाने की बात भी की, लेकिन आगे से उनके जवाब पर चुप इख्तियार कर ली। शादी के बाद इतनी जल्दी घर नहीं जाते हैं, वरना लोग बातें बनाते हैं। थोड़े दिनों में छोड़ आएगा हामिद तुमको। अम्मी, आप ही आ गई। नौशीन ने चहकते किचन में घुसते कहा तो सुरैया बेगम सब काम छोड़कर बाहर अपनी बेटी और दामाद के इस्तकबाल के लिए भागी, जबकि दुर्रे अपनी हुलिया देखकर अपने कमरे की जाने गई कि इस तरह के हुलिये में कैसी मिलती उनसे। जल्दी से फ्रेश होकर आई और नीचे जाके सायमा से मिली, जो बस मुरवतन मुस्कुरा के मिली। थोड़ी देर उनसे बातें करने के बाद सुरैया बेगम ने दुर्रे और नौशीन को खाना लगाने का कहा तो वो दोनों उठ गई। तुम्हारी भाभी काफ़ी छोटी नहीं तुम्हारे भाई से? दुर्रे के वहाँ से जाने के बाद सायमा का शौहर उससे बोला तो सायमा ने घूरा। तुम बस मुझ पर तवज्जो दिया करो, दूसरों की बीवियों पर नहीं, सायमा ने बुरा बनाते कहा तो उसका शौहर हल्का सा हंस दिया। तुम पे ही तवज्जो देता हूँ, दूसरों की बीवी पे नहीं, और बात मैंने तुम्हारे भाई की बीवी की है, उसने सायमा का हाथ पकड़ते चाहत से कहा। खाने के दौरान भी हल्की फुल्की गुफ्तगू होती रही, जबकि दुर्रे ने एक हसरत भरी नज़र अपने शौहर पर डाली कि वो भी उससे ऐसी बातें किया करे, लेकिन वो बस उनकी बातों पर मुस्कुराए जा रहा था। तुम पहले क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें कहा था कि चक्कर लगाओ, इधर का इतनी याद आई है तुम्हारी। इधर का इतनी याद आती है तुम्हारी। खाने के दौरान सुरैया बेगम ने सायमा से शिकवा किया। अम्मी, वो हारून ज़रा बिजी था ना, तो इसलिए, और फिर हमारी दावतों से कहाँ फुर्सत मिलती है, कहीं और आए जाएं, सायमा ने समझाने वाले अंदाज में कहा तो दुर्रे को थोड़ी देर पहले वाली अपनी और सुरैया बेगम की गुफ्तगू याद आई, जिसमें वो उसे घर ना जाने का कह रही थी और अब अपनी ही बेटी को अपने पास बुला रही थी। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार जल्दी चक्कर लगाना, मैं उदास हो जाती हूँ तुम्हारे बिना, उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो सब भी मुस्कुरा दिए। चलो, वो तुम्हारे लोग थोड़ी देर और ठहर कर चले गए तो दुर्रे कामों से फारिग होकर कमरे में आई। कमरे की लाइट बंद देखकर उसे अंदाज़ा हो गया कि हामिद सोने के लिए लेट चुका है, तो वो भी आरामदेह कपड़े पहनकर आ गई। और अब दुर्रे सोचने लगी कि क्या उसकी माँ नहीं उदास होती होगी। उसका सोच के सुरैया बेगम जानते हुए भी उसको वहाँ जाने को नहीं कह रही थी, जबकि अपनी बेटी से वो उदासी की बातें कर रही थी। दुर्रे तो थी भी अकेली बेटी, तो क्या उसकी माँ का दिल नहीं करता होगा उसको देखने का। तो वो रोज़ उसको कॉल करती थी और उसकी खैरियत पूछती थी और आने का भी पूछती थी कब आओगी, जबकि वो टाल देती थी किसी न किसी बहाने। उसने करवट हामिद की तरफ ली, जो आंखों पे बाजू रख के शायद सो रहा था। हामिद, आप बात क्यों नहीं करते? थोड़े तवक्कुफ के बाद दुर्रे ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा। किससे? जवाब फौरी आया तो दुर्रे ने हैरत से उसे देखा, मतलब वो सो नहीं रहा था। मुझसे या किसी से भी? थोड़ी देर बाद फिर बोली। मैं ज़्यादा नहीं बोलता, संजीदगी से जवाब दिया, लेकिन आप मुझसे तो ज़्यादा बात कर लिया करें। आपने सायमा आपी के हस्बैंड को देखा था, कैसे वो उनसे बातें कर रहे थे, जबकि आपने मुझे मुखातिब तक नहीं किया था उनके सामने। ना चाहते हुए भी दुर्रे की ज़बान से शिकवा निकल गया तो हामिद ने आंखों से बाजू हटा के दुर्रे को
देखा जो अब सीधा लेटी छत को घूर रही थी। मैंने पहले भी बताया था मुझे ज़्यादा बात करना नहीं पसंद। इतना कह के वो दूसरी तरफ करवट ले गया, जबकि दुर्रे उसकी पुष्ट को देखती रही। सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है तुमने। दुर्रे अभी भी कहीं सोचों में गुम थी जब हामिद की आवाज़ उसके कानों से टकराई। आहिस्ता से उसकी तरफ करवट लिया, आंखें मूंद गई। अगले दिन यूनिवर्सिटी से आने के बाद दुर्रे थोड़ी देर के लिए सो गई। कल की काफ़ी थकन थी, सो आराम करने लगी। हामिद अभी ऑफिस में था। दुर्रे की नींद में खलल मोबाइल की आवाज़ ने डाला था। हाथ टटोलने पर उसने नीचे से मोबाइल बरामद हुआ। ऐसे ही नींद में मोबाइल को कान से लगाया। क्या कर रही हो अभी? दूसरी जानिब से हामिद की संजीदा सी आवाज़ उभरी तो दुर्रे ने मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखा जो हामिद का ही था। फ़ौरन उठकर बैठ गई और दुपट्टा सही से लिया। मैं अभी कुछ भी नहीं, थकी हुई थी तो सो गई। यूनिवर्सिटी से आते ही घड़ी पर टाइम देखा जो शाम के 5 बजा रहे थे। अच्छा ऐसा करो, मेरे आने तक तैयार हो जाए। थोड़ी देर में बाद हामिद ने कहा, कहीं जाना है क्या? उसने नॉर्मली पूछा। हाँ, एक लफ्जी जवाब। ठीक है, मैं अम्मी को बता देती हूँ, वो भी तैयार हो जाएंगी। फिर वक्त पे कब तक जाना है? दुर्रे ने बेड से नीचे पाँव उतारते कहा। इरादा अम्मी के पास जाने का था, लेकिन अगले ही पल उसके बाहर जाते कदम थम गए। पागल लड़की, अम्मी का क्या काम वहाँ पे? हामिद ने झुंझलाकर कहा। आप ही ने तो कहा था कि घर कहीं जाना है तो अम्मी भी साथ ही जाती हैं। दुर्रे ने पिछली बार की दावत का हवाला देते कहा, क्योंकि तब अम्मी भी साथ थी। वो फैमिली डिनर था, ये सब हम दोनों के लिए है। मेरे आने तक तैयार रहना, ठीक है? उसका जवाब सुने बगैर वो कॉल काट चुका था, जबकि दुर्रे अब तजबदब का शिकार थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो वो कभी नहीं ऐसे कहीं गए थे। या शायद अब हामिद को एहसास हुआ था कि वो उसके और दुर्रे के दरमियान तकल्लुफ़ की दीवार ख़त्म कर दे। अपनी सोचों को झटक कर वो नीचे आई जहाँ सुरैया बेगम अपनी बेटी सायमा से बात कर रही थी। दुर्रे से खामोशी से उनके पास जाके बैठ गई और मुस्कुराकर दिखने लगी। 5 मिनट में वो अपनी बात ख़त्म कर चुकी थी। क्या बात है? उन्होंने दुर्रे से पूछा, जो अपनी निगाहों से उंगलियों को मसलने में मसरूफ़ थी। वो हामिद की कॉल आई थी, कह रहे थे कि अभी वो कह ही रही थी कि सुरैया बेगम ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया। जानती हूँ, थोड़ी देर बाद तैयार हो जाना, फिर हामिद आएगा तो उसके साथ चली जाना। तब तक नौशीन भी अकेडमी से आ जाती है, वो भी तुम्हारी तैयारी में मदद करवा देगी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। तो दुर्रे अजीब सी खुशी हुई। वो मुस्कुराती सर हिलाकर रूम में आई और अलमारी से कपड़े देखने लगी। सुरैया बेगम के नरम लहजे से उसको बहुत खुशी हुई थी। अब वो अपने कपड़े ढूंढने लगी कि क्या पहने। हामिद की पसंद का भी नहीं पता था, तो सोच के नौशीन के आने के बाद उससे हामिद की पसंद पूछी कि वो उसके मुताबिक तैयार होगी। ऑफिस से आके वो लॉन में बैठा शाम की चाय ही पी रहा था कि आज वो जल्दी ही घर आ गया था। अभी हल्की हल्की हवा चल रही थी। तुमने कब मिलने जाना है उससे? वो इंतज़ार कर रही होगी, तुम्हारा काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हें आए हुए। शाइस्ता बेगम ने जब अरमान को लॉन में अकेले बैठा देखा तो उसके पास आके दुर्रे से मिलने का पूछा। आज कल ऑफिस में मसरूफियत हैं, तो जैसे ही वक्त मिलेगा उससे मिलने जाऊँगा। आप भी चलिएगा, इसी तरह मेरा अकेले जाना अच्छा नहीं लगेगा। चाय के कप को लबों से लगाते कहा, हाँ ठीक है, मैं भी चलूँगी साथ। जब से शादी हुई है एक बार भी मिलने नहीं आई यहाँ, ये बहुत याद आती है उसकी। उन्होंने उदासी से मुस्कुरा कर कहा। शादी से पहले दूसरे दिन में ज़रूर उधर का चक्कर लगाती थी, अब उसके जाने से उदासी सी छा गई थी। जब नौशीन घर आई तो दुर्रे ने उससे हामिद की पसंद के बारे में पूछा, जिस पे उसने कहा कि भाई को लाइट कलर पसंद है। तो उसके सोचते दुर्रे ने हल्का सब्ज रंग का जोड़ा निकाला और तैयार होने लगी। ये ना पहने। जब दुर्रे हाथों में चूड़ियाँ पहनने लगी तो नौशीन ने टोक दिया, जिस पर दुर्रे ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। क्यों? इतनी अच्छी तो है, मुस्कुरा कर कहती अपनी कलाइयों में चूड़ियाँ पहनने लगी। भाई को पसंद नहीं है ये, उसको पहनते देखकर नौशीन ने कहा। तो दुर्रे ने एक नज़र अपनी सोनी कलाइयों को देखा, फिर नौशीन को, और फिर मुस्कुरा कर चूड़ियों को उनकी जगह पर वापस रख दिया। माशाल्लाह, आप तो सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही हैं आपी, नौशीन ने मुस्कुराकर कहा। तो दुर्रे ब्लश कर गई। तुम्हें हामिद की गाड़ी के हॉर्न तभी हामिद की गाड़ी के हॉर्न सुनाई दिया। दुर्रे खुशी से शॉल अच्छे से उड़ती उसको खुदा हाफिज कहती नीचे सुरैया बेगम के अल्लाह हाफिज सुरैया बेगम से मिलकर बाहर निकली, जहां हामिद खड़ा इंतज़ार कर रहा था। उसे मुस्कुराकर सलाम करती वो गाड़ी में बैठी तो हामिद भी उसके बैठने पे गाड़ी में बैठा और गाड़ी अपनी राह की तरफ मोड़ ली। रेस्टोरेंट में हामिद ने पहले ही टेबल बुक करवाया था। उनके जाने पर हामिद ने खाने का ऑर्डर किया। खाने के दौरान भी हामिद ने दुर्रे से हल्की फुल्की बातें की। सबसे ज़्यादा खुशी दुर्रे को तब हुई जब हामिद ने दुर्रे की तारीफ़ की कि वो आज इस कलर में बहुत अच्छी लग रही है। दुर्रे की खुशी तो ऐसी थी जैसे सारी तैयारी की मेहनत वसूल हो गई हो। खाने के बाद हामिद उसको लॉन्ग ड्राइव पर ले गया। एक भरपूर शाम गुजारने के बाद वो दोनों तकरीबन रात के 12 बजे वापस आए थे। मैं आज बहुत थक गई, अब मैं बस सोऊंगी। रूम में जाते ही दुर्रे ने चेंज किया और बेड पर लेटते हुए कहा। तो हामिद मुस्कुरा दिया। सो जाओ, मैंने कोई पाबंदी लगाई है क्या? उसके कहने पर दुर्रे ने एक बार कंफर्टर से अपना मुंह निकालकर हामिद को घुरा और फिर सर झटक कर सोने की तैयारी करने लगी। आप बहुत अच्छे हैं हामिद। हामिद भी जब अपनी साइड पर आकर लेटा तो उसने कान में दुर्रे की आवाज़ गूंजी।
ये तुम्हें अभी याद आया? सारा वक्त गुजारने के बाद खफगी से कहा, देर आए दुरुस्त आए, वो भी इत्मीनान से बोली तो हामिल हल्का सा हंस दिया। अगले दिन यूनिवर्सिटी में उसको सर से एक असाइनमेंट दी थी जो उनको बस 2 दिनों में जमा करवानी थी। 2 दिनों का सुनकर सब स्टूडेंट्स के होश उड़ गए थे, लेकिन करते भी क्या, जिस सर ने उसको असाइनमेंट दी थी वो थे भी बहुत खड़ूस, इसलिए सबको वो मानना पड़ा था। यार ये बहुत कम टाइम है, मैं इतनी ज़्यादा असाइनमेंट सर ने हमें असाइन की है ना, मैं तो करते करते ऊपर पहुंच जाऊंगी। दुर्रे ने रोनी सूरत बनाकर कहा। तो असल मुश्किल तो उसे थी पहले घर के काम जाते ही फिर जाके रात को वक्त मिलता पढ़ने का, लेकिन तब भी हामिद आ जाता था तो उसे छोटे मोटे काम करने से हमेशा पहले तो एक बार ऊपर से जाना ही होता है। शहर ने तंजिया कहा, यार वाकई मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगी। दुर्रे ने हिम्मत बांधते कहा, यार ऐसा करो कि 2-3 दिन के लिए इधर अम्मी के घर आ जाओ, फिर अपना काम भी कर लेना बगैर रुकावट के। उस वक्त वो दोनों यूनिवर्सिटी के गार्डन में किताबें अपने सामने फैलाए बैठी थी। नहीं यार, शायद इजाज़त ना मिले, वैसे भी अम्मी ने कहा था कि थोड़े दिनों बाद हामिद खुद ले जाएंगे मुझे मामा के पास। चिप्स के पैकेट से चिप्स निकालते साथ साथ खा भी रही थी। हाँ ये भी है, उसने समझाते समझते सर हिलाए। चलो अभी तो क्लास नहीं जाके, वरना सर ने अंदर घुसने नहीं देना, ये भी जुल्म करना होता यूनिवर्सिटी वालों ने कि एक सर के 2 लेक्चर रख दिए, इधर तरस नहीं आता उनको हम पर। शहर ने उठते अफसोस से कहा तो वो दोनों अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। अरमान भाई आपने स्मोकिंग कब शुरू कर दी? अरमान उस वक्त अपनी बालकोनी में खड़ा जब पीछे से हुदा की हैरानकुन आवाज़ उभरी। उसकी आवाज़ पर जल्दी से अरमान ने सिगरेट नीचे फेंक कर पाँव तले मसला। बस कभी कभी पी लेता हूँ, ज़्यादा आदत नहीं है, अरमान ने आम से लहजे में कह हुदा को अपने पास सोफे पे बैठने का इशारा किया। आदत नहीं है लेकिन आदत बन जानी है, उसने तंजिया अंदाज में कहा, क्योंकि उसके पाँव के पास और भी सिगरेट के टुकड़े देख चुकी थी। उसे हैरत के मारे झटका भी लगा था कि भाई इतनी सिगरेट पीने लग गए। नहीं बनती, तुम बताओ कैसे आना हुआ? बात को टालते उसने आने की वजह बताई तो हुदा ने शिकवा के ना नज़रों से घूरा। क्या मैं किसी काम से ही आ सकती हूँ आपके पास? आंखें घुमाकर कहा, हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब तुम सारी बातें अपने शौहर से करने लग गई हो। अरमान ने जानबूझकर तंग किया तो हुदा गड़बड़ा गई। वैसे मैं अभी भी काम के सिलसिले में ही आई थी, और हाँ मैं इतनी भी बात नहीं करती उनसे जो आप मुझे ताने मार रहे हैं। गर्दन अकड़ा कर जवाब दिया। अच्छा, लेकिन सलार कह रहा था कि तुम बहुत बातें करती हो उससे। अरमान ने हैरान होते संजीदगी से कहा तो हुदा की आंखें फैल गई। झूठ बोल रहे हैं वो, और वैसे भी उनकी क्लास में मेरे हाथों लग जाएगी। आप मेरा काम सुने, नरोठेपन से कहती अपनी बात पर आई। वो मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे, तो क्या आप मुझे लाइब्रेरी ले जाएंगे? हुदा ने लाड से अरमान के बाजू में बाजू डालते कहा कि उसने घूरा मुस्कुरा मस्के लगवा लो बस तुमसे। अल्लाह सलार का अल्लाह ही हाफिज़ है, तुम उसको मिल रही हो। अरमान ने अफसोस से कहा तो हुदा ने सदमे से अपने भाई को देखा जो उसके साथ देने के बजाय उसके शौहर की साइड ले रहा था। हाँ आप कितने बुरे हैं भाई, बजाय मेरी साइड लेने के आप उन सड़े करेले की साइड ले रहे हैं। हुदा सदमे से चीखती हुई अरमान के पीछे जाके खड़ी हुई, जो अब चेंज करने के लिए कपड़े निकाल रहा था। वाकई वो सड़ा हुआ करेला है? अरमान ने ड्रामाई अंदाज में पूछा। और नहीं तो क्या, एक नंबर की सड़ी मिर्च, जब देखो मुंह पर 12 बजे होते हैं। मुस्कुराना तो जैसे आता ही नहीं, एक बार भी नहीं कहा आओ हुदा तुम्हें डेट पर ले जाऊं। हुदा ने जब अरमान को सलार की साइड लेते देखा तो अपने से सारी बातें बना के उसकी बुराइयां करने लगी, जाने बगैर कि कोई उसकी ये गौहर अफशानियाँ चेहरे पर गहरी मुस्कान सजाए दिलचस्पी से सुन रहा है। अरमान और हुदा बहन भाई कम और दोस्त ज़्यादा थे, तो इसीलिए हुदा उससे ऐसी बातें कर रही थी जैसे उसकी दोस्त हो सामने। तुम्हें उससे इतनी शिकायतें हैं? हैरत है, अरमान ने हैरानगी से काबू पाते कहा, जबकि वो भी अच्छे से जानता था ऐसा कुछ नहीं। अरे आपको तो कुछ पता ही नहीं। हुदा ने अफसोस करते सर नफ़ी में हिलाया और बेड पर ऐसे जाकर बैठी जैसे कोई बहुत बड़ा दुख लग गया हो। वैसे अरमान ये खूबियाँ मुझ में पाई जाती हैं, मुझे भी नहीं मालूम था। सलार हुदा के साथ बैठता अरमान से बोला तो वो कहका लगाता बाथरूम चला गया। सलार को साथ बैठे देखकर हुदा की तो सिट्टी गुम हो गई। मुझे मामा बुला रही हैं, मैं उनकी बात सुनकर आती हूँ। पहली फुर्सत में भागने की। अरे अभी तो आया हूँ, बैठो बातें करो ना, वरना फिर बाद में मुझे कहा जाएगा कि मैं बहुत सड़ी मिर्च हूँ। उसके कलाई पकड़कर अपने पास बिठाया तो हुदा बैठकर सर झुका गई। किसने कहा आप सड़ी मिर्च हैं? हम तो ऐसे ही बात की थी, साफ मुकरते कहा। अच्छा शायद मुझे गलत फहमी हुई है। वैसे क्या ख्याल है आज डेट पर चले? उसका हाथ पकड़ते उसको अरमान को रूम के बाहर लाया और लॉन की तरफ जाने लगा। डेट? हुदा के हलक तर करते कहा। हाँ डेट पर, फिर वहीं से रुखसत करवा लूँगा तुम्हें, तो फिर मेरे अनरोमांटिक होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। सलार ने उसकी आंखों में देखकर संजीदगी से कहा तो वो शर्म से लाल हो गई। सलार ये क्या कह रहे हैं आप मजाक कर रहे हैं ना? हुदा ने धड़कते दिल के साथ मुस्कुराने की सही करते पूछा। तुम्हें किससे कहीं से लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ? अब की बार उसने हाथ पे दबाव डालकर कहा तो हुदा ने उसके चेहरे को गौर से देखा जो वाकई संजीदगी लिए था। आप मुझे डरा रहे हैं, मुझे नहीं जाना आपके साथ कहीं। हुदा ने अपना हाथ छुड़ाना चाहा लेकिन छुड़ा नहीं पाई। मैं तो प्यार करने का कह रहा हूँ लेकिन तुम डर रही हो। तुम्हें भी मुझसे शिकवा था ना कि मैं तुम्हें
डेट पर नहीं ले जाता, लेकिन अब तो मैं रुखसत करके ले जाऊंगा, वो भी आज ही। सलार ने उसे कान की जानिब झुककर सरगोशाना अंदाज में कहा और उसके कान को चूम लिया तो हुदा कांप कर रह गई। सलार कोई देख लेगा, पीछे हो। जब सलार उसके बालों को खुशबू को महसूस करता खुद को गुम करने लगा तो हुदा ने उसके सीने पर एक हाथ रखकर पीछे करना चाहा, जबकि दूसरा हाथ अभी भी की सलार के हाथ में था। पीछे हटने के लिए कौन आगे बढ़ता। उसके गाल को हाथों को फोरों से नरमी से छू कर कहा तो हुदा के दिल की स्पीड बढ़ी। तुम्हें पता है जब तुम अपने कान में ये पहनती हो कितनी हसीन लगती हो। उसके कान में पहने झुमके को छेड़ते कहा तो वो शर्म से खुद में सिमटी। अरमान भाई आ जाएंगे। हुदा ने आखिरी कोशिश की तो सलार होश में आया और वो अपने रूम में नहीं, उससे पीछे हटा तो हुदा ने सुक्का सांस लिया और पूछने लगी कि उनको क्या हो गया है। आज जो रोमांस का भूत सर पर सवार हो गया है, मैं तो भूल गया था कि मैं ससुराल में मौजूद हूँ। सलार ने सर खुजाकर कहा। अब मैं जाऊं? हुदा ने झुझक कर पूछा। अगर मैं कहूं कि नहीं तो क्या नहीं जाओगी? सलार ने आईब्रो झुकाकर पूछा तो हुदा बौखला गई। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, दरअसल मुझे काम है, हुदा ने खड़े होते कहा और अंदर भागने लगी, लेकिन सलार की आवाज़ पर रुक गई। डेट पे चलोगी? आज रात प्यार से पूछा गया। अम्मी नहीं निकलने देंगी, उसने शरारत से कहा। सहेली से मिलने का बहाना कर लेना। जवाब भी शरारत से दिया गया। पूछ के बताऊंगी, कहती वो अंदर भागी। इंतज़ार करूंगा, अपने बालों पर हाथ फेरते कहा और कहका लगा उठा। सलार के आने से अरमान ने हुदा को उसके साथ ही भेज दिया और ख़ुद ऑफिस से काम से एजाज चाचा के घर आ गया। अभी वो लाउंज में दाखिल होकर बैठा ही था कि ईशा भी लाउंज में दाखिल हुई और सलाम करके उससे कुछ फासले पर बैठ गई। कैसे हैं आप? ईशा ने मुस्कुराकर पूछा। मैं ठीक हूँ, बाबा को बोलो जल्दी से आए, हमें देर हो रही है। घड़ी में टाइम देखकर कहा तो वो सर हिला के अपने बाबा के रूम की तरफ गई। जब रास्ते में ही फरखंदा बेगम ने रोक लिया। कौन आया है? उन्होंने लाउंज की तरफ झांकते पूछा। अरमान भाई आए हैं, बाबा को बुलाने का कह रहे हैं, ईशा बता के जाने लगी जब उन्होंने एक बार फिर उसका रास्ता रोका। बाबा को मैं बुला लूँगी, तुम जाओ अभी कमरे में। उसको रूम में भेजकर खुद लाउंज में अरमान के पास आ गई। कैसे हो अरमान? जब से आए हो अपनी कोई खैर खबर ही नहीं दी तुमने, उन्होंने उससे कुछ फासले पर बैठते कहा तो अरमान मुस्कुरा के अपना हाल अहवाल बताया। वैसे दुर्रे ने अच्छा नहीं किया। थोड़ी देर बात करने के बाद जब फरखंदा बेगम ने अफसोस से कहा तो अरमान ने सवालिया नज़रों से उनकी जानिब देखा। क्या अच्छा नहीं किया दुर्रे ने? अरमान ने संजीदगी से पूछा। यही कि उसने तुम्हें चुनने के बजाय हामिद को क्यों चुना, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि तुम उसे पसंद करते हो और भाभी भी उसको अपनी बहू बनाने वाली थी। उन्होंने आंखें घुमाकर बुरा सा मुंह बनाते कहा। ऐसी कोई बात नहीं चच्ची, हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं था और आप ये बात जहन से निकाल लें कि मैंने कभी दुर्रे से या किसी से ऐसी कोई बात की हो तो आइंदा ख्याल रखिएगा इस बात का, अरमान ने सर्द लहजे में कहा और बगैर एजाज साहब से मिले वापस लौट आए। चच्ची की बातें वो जानता था कि झूठ बोल रही हैं, लेकिन फिर भी उसके दिल को सुकून नहीं मिल रहा था दुर्रे का नाम हामिद के नाम के साथ सुनकर। अभी भी वो खुद को रिलैक्स करने के लिए एक पार्क में आ गया और अकेला टहलने लगा और फिर सिगरेट पीने शुरू कर दिया। सर को वक्त पे असाइनमेंट देने की वजह से दुर्रे ने बहुत कोशिश की कि दिन में वक्त निकाल पाए, लेकिन घर के कामों से फुर्सत कहाँ थी, इसलिए रात को देर बैठ जाती थी किताबें लेके। हामिद को आदत नहीं थी रोशनी में सोने की, तो दुर्रे इस बात का ख्याल रखते सोफे पे जाकर बैठकर पास लाइट का इंतजाम करके पढ़ती थी। लेकिन अभी तक हामिद नहीं आया था तो बेड पर अपने नोट्स फैलाए बैठी काम करने में मसरूफ थी कि कल उसको असाइनमेंट जमा करवानी थी। रात के 10 बज रहे थे और हामिद आज घर आने में लेट हो गया था। उन 2 दिनों में हामिद ने अपने रवैये तब्दील रखा था दुर्रे के साथ। अब वो उससे बात कर लिया करता था और दुर्रे को भी मौका चाहिए होता था बोलने का, तो वो भी उससे अपनी यूनिवर्सिटी की बातें शेयर करती। थोड़ी देर गुजरी तो हामिद रूम में दाखिल हुआ। उसको देखकर दुर्रे बेड से उठी। खाना लाऊं आपके लिए? उसने बैग पकड़ते उसकी जगह पर रखते पूछा तो हामिद ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो तो मैं खा चुका हूँ, इतने जवाब देकर वो अपनी साइड पर आकर लेट गया। आप चेंज कर लें, उसके थकन ज़्यादा चेहरे को देखते कहा तो वो बस सर हिला गया। दुर्रे फिर से नोट्स लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद हामिद ने आगे होकर उसके नोट साइड पर किए तो दुर्रे ने उसे नासमझी से देखा। कुछ चाहिए आपको? उसको इस तरह अपनी चीज़ें समेटता देखकर वो बोली, हाँ अभी तुम इस वक्त सबको छोड़ो और मुझ पर तवज्जो दो। दुर्रे का हाथ पकड़ते अपने करीब कहा तो वो गुलनार सा चेहरा लिए उसको देखने लगी। हामिद, मेरी अभी असाइनमेंट पड़ी है बहुत ज़्यादा और उसको कल देना भी है, मुझे देर हो जाएगी, उसने बेचारगी से कहा तो अपना आप छुड़ाना चाहा। जब हामिद ने आंखें दिखाई, बाद में सब अभी सिर्फ मैं। मुसलसल अलार्म की आवाज़ पे दुर्रे ने अपनी आंखें खोली और टाइम देखने की कोशिश करने लगी। मोबाइल पर टाइम देखते तो रात के 3 बज रहे थे। अपने बराबर में सोते हामिद को एक नज़र देखते फ्रेश होने चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई और अपनी चीज़ें पकड़कर वहीं बेड पर ही बैठ गई। पहले ही देर हो चुकी थी, अब सबमिट भी सुबह के लेक्चर में कराना था। बाकी सारी रात वो अपने असाइनमेंट में लगी रही। सुबह जब हामिद उठा तो उसने नज़र बेड पर पड़ी दुर्रे पे गई जो बेड पर ही सो गई थी। सर एक जानिब लुढ़क गया था और हाथ में पेन अभी भी मौजूद था। बाल भी आगे को आए थे। हामिद उठा और
वॉशरूम में जाके बंद हो गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर दुर्रे की आँख खुली, जो अभी आधे घंटे पहले ही सोई थी। फटाफट टाइम को देखते उठी और अपनी चीज़ें समेटी। आंखें में नींद वाजे थी। उसका इरादा था अब के पहला लेक्चर लेकर सर को असाइनमेंट जमा करा के वापस आ जाएगी और अपनी नींद पूरी करेगी। हामिद के कपड़े निकाल कर अपने भी निकाले और नीचे नाश्ता बनाने चलेगी। हामिद की अम्मी के साथ मिलकर नाश्ता बनाया और अपने ऊपर कमरे की तरफ आई, जहाँ हामिद अब तैयार सा खड़ा शीशे के आगे। हामिद को आप मुझे 10 बजे लेने आ जाएगा यूनिवर्सिटी से, उसके पास जाते पूछा। खैरियत? उसके एब्रोज का है। जी मैं बहुत थकी हुई, सोच रही हूँ कि पहला लेक्चर लेने के बाद घर आ जाऊंगी और आराम कर लूंगी। उसने वजाहत दी तो हामिद समझ के सर हिला गया। ठीक है, आ जाऊंगा। वैसे भी मैंने आज एक मीटिंग के लिए जाना था, तो चक्कर भी लगना था मेरा घर पे। उसने कहा कि दुर्रे को पास आते उसके माथे पर लब रखे और नीचे उसे साथ लिए नाश्ते की टेबल पर आया। नाश्ता करके उसने यूनिवर्सिटी छोड़ा और खुद ऑफिस के लिए निकल पड़ा। सर क्लास में एंटर हुए तो सारी क्लास में जैसे सांप सूख गया। सबसे पहले उन्होंने तमाम स्टूडेंट से असाइनमेंट लिया और फिर उनके सरों पर बम फोड़ा कर जिसने जो टॉपिक तैयार किया था अब उसी पर सब प्रेजेंटेशन देंगे। लेक्चर खत्म होने के बाद दुर्रे ने हामिद को कॉल की कि उसे ले जाए, तो थोड़ी देर का कहकर कॉल बंद करके गया। क्लास लेने के बजाय दुर्रे ग्राउंड में आकर वॉक करने लगी और अपने और हामिद के रिश्ते के बारे में सोचने लगी। पहले उसने अरमान को अपना आइडियल माना था, लेकिन अब वो उसे एक अट्रैक्शन समझती थी और अब वो अपने हकीकत में बने रिश्ते से खुश थी जो हामिद के साथ जुड़ा था। वो जानती थी सुरैया बेगम मिजाज की थोड़ी तेज़ है और हामिद गुस्से का तेज़, लेकिन उसे यकीन था कि आहिस्ता आहिस्ता अपना मकाम बना लेगी उनके दिलों में। फिर ठीक आधे घंटे बाद हामिद दुर्रे को लेने आ गया। दुर्रे थकी थी तो उसने बात ना की और आंखें मूंद के सीट की बैग से सर टिका लिया। घर पहुंचे तो दुर्रे सबको सलाम करके रूम में आई और फ्रेश होने चली गई। हामिद अभी भी अपनी माँ के पास ही था। दुर्रे अपने लिए चाय बनाने किचन में गई तो थोड़ा सा सुकून मिले चाय पी के, जबकि हामिद रूम में गया और ऊपर से दुर्रे को आवाज़ दी, मेरी ब्लू शर्ट। उसको रूम में दाखिल होता देखकर हामिद ने कहा तो दुर्रे अच्छा कहकर कबर्ड की तरफ हुई और उसकी ब्लू शर्ट जल्दी से निकाल के बाहर हैंग कर दी कि वो वॉशरूम से निकलने के बाद पहन ले, और खुद सुरैया बेगम की आवाज़ पर नीचे भागी। थोड़ी देर में दुर्रे वापस आई तो हामिद को शर्ट को घूरता पाया। हामिद क्या हुआ, अभी तक तैयार नहीं हुए, देर हो रही है आपको, दुर्रे ने बिखरी चीज़ें समेटते कहा, जब हामिद ने शर्ट के बजाय दुर्रे के माथे पर बल लिए देख रहा था। आपको पता है मैंने आज अपनी असाइनमेंट जमा कराई थी, सर ने बहुत तारीफ़ की और फिर सर के बाद मैं प्रेजेंटेशन भी दे दी और वो भी परसों के लिए। वैसे मुझे तैयारी तो है, लेकिन जब आप वापस आएंगे ना तब मैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन देकर दिखाऊंगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि कहाँ से गलती है। मुझे तो अभी से बहुत खुशी हो रही है। चीज़ें समेटते साथ साथ तो खुशी से आज उसकी असाइनमेंट का बता रही थी जो उसने मुसलसल 3 रातें जाग कर बनाई थी, और उसके साथ ही सर के प्रेजेंटेशन का भी कह दिया था जिसके लिए बहुत एक्साइटेड थी। ये शर्ट किसने प्रेस की, उसकी बातों को इग्नोर करके माथे पर बल लिए बस ये जुमला अदा किया तो दुर्रे उसके लहजे को बगैर गौर किए हामिद की तरफ घूमी और शर्ट को देखा। ये शर्ट तो मैंने चटाक। अभी वो पूरा जुमला कहती कि हामिद का भारी हाथ उठाता और दुर्रे के नाजुक गाल पे अपने निशान छोड़ गया। उसके थप्पड़ को ना बर्दाश्त करते वो बेड पर जा गिरी और सदमे से अपने गाल पर हाथ रखते आंखों में नमीली ना समझी से हामिद को देखा जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था। आइंदा जितना पूछा उतना बोला करना, ज़्यादा बोलने वालों से नफरत है मुझे, और ये शर्ट पकड़ो, जब कोई काम करना नहीं आता तो क्यों करती हो, जाहिल कहीं की। उसके सर पर खड़ा उसने गुर्रा कर कहा, उसके मुंह पर शर्ट फेंकी, जबकि दुर्रे अभी तक ये समझने की कोशिश में थी कि हामिद को क्या हुआ जो उसने उसके ऊपर हाथ उठाया, कौन सी गलती हुई उससे। फिर उसकी नज़र शर्ट के बैग पर गई जिसका पिछला हिस्सा अच्छा खासा जला हुआ था। हामिद के ऑफिस में किसी से बहस हुई थी जिसकी वजह से वो बहुत गुस्से में था और दुर्रे को मुसलसल बोलना उसे चिढ़ा गया और बगैर इसकी बात सुने एक थप्पड़ मारा दिया, जबकि वो तो अब उसकी पूरी बात बताने वाली थी कि वो शर्ट उसने नौशीन को दी थी शर्ट प्रेस करने के लिए। तब वो खुद सुरैया बेगम के साथ किचन में थी। वहीं बैठे बैठे दुर्रे की आंखों से आंसू बहने लगे और शिद्दत से रो दी। आज तक किसी ने उसके ऊपर ऐसा रवैया नहीं रखा था। अगर कुछ गलत कर भी देती तो सब उसे कभी डांट कर कभी प्यार से समझाते, लेकिन उसकी डांट में भी प्यार ही शामिल होता था। हामिद उसको ऐसा ही छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। दुर्रे को आज शिद्दत से अपनी माँ की याद आई थी, कैसे वो उसे समझाती थी, प्यार करती थी। हामिद का 2 दिन का रवैया से सोचने पर मजबूर कर देते कि उसके माँ बाप ने उसके लिए बेहतरीन हमसफर चुना है, लेकिन आज का रवैया बगैर किसी बात पे उस पर हाथ उठा दिया। उसने अब सोच लेते कि जैसे हामिद को पसंद होगा वैसे ही रहेगी, उसके बुलाने पर ही बात करेगी, वरना नहीं। कुछ 2 रातों से जागने और थकन की वजह से वो वहीं पड़े पड़े सो गई। मामा मैं सोच रही हूँ कल दुर्रे से मिलाए, मेरी भी उससे कल से बात नहीं हुई तो हम उसे सरप्राइज़ देंगे। शाइस्ता बेगम जब किचन में शाम का खाना तैयार कर रही थी तब हुदा किचन में दाखिल होते शेल्फ पर बैठी हुई बोली, हाँ मैंने अरमान को कहा था उससे मिलने जाना। मैं ऐसे करती हूँ कि उसको भी कहती हूँ तो कल चलते हैं उससे मिलने, ठीक है। उन्होंने भी हामी भरते कहा। हुदा बच्चे आपकी पढ़ाई कितनी रह गई है। जब हुदा किचन में जाने लगी तो शाइस्ता बेगम ने कुछ याद आने पर पूछा, मामा अभी तो 1 सेमेस्टर गुजरा है, बाकी 3 हैं अभी। उसने उनकी तरफ देखते जवाब दिया, और वो कितनी देर तक हो जाएंगे।
बगैर उसकी तरफ देखते पूछा, मामा अभी 1-1.5 साल तक क्यों, खैरियत? हुदा ने पास प्लेट में पड़ा खीरा उठाते पूछा। हाँ बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें भी अब रुखसत कर दूँ, इतनी बड़ी हो गई हो, अब अपने घर की जिम्मेदारियाँ संभालो, उन्होंने संजीदगी से कहा। तो हुदा की आंखें फैल गईं उनकी बात पे, यानी सलार ने वाकई रुखसती की बात छेड़ दी थी। मामा सच सच बताना है, आपने ये सब आपसे सलार ने कहा है ना? हुदा ने खीरा वापस प्लेट में रखते कहा, शर्म करो, शोहर का नाम ऐसे लेते हैं, बदतमीज, जरा अकल नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है आजकल की औलाद को। उन्होंने खड़े खड़े सुना दी तो हुदा मुंह बना गई, लेकिन आपसे ये सब रुखसती वगैरह की बात उन्होंने ही की है ना? अब की बार उसने नाम लेने की गलती नहीं की थी, क्या पता मामा वाकई एक लगा भी दे। उसको क्यों नहीं कहना, मैं नहीं सोच सकती कि ये सब, क्या उसने तुमसे ऐसी कोई बात की है? उन्होंने उसकी तरफ मुड़ के कड़े तेवरों से कहा तो वो बौखला गई। नहीं मामा, कैसी बातें कर रही हैं आप, वो क्यों मुझसे ऐसी बातें करने लगे? हुदा ने नजरें घुमाते कहा, अगर सलार ने ऐसी कोई ख्वाहिश की है तो बताओ, हम जल्दी से कोई डेट फिक्स करते हैं तुम दोनों की शादी की। उन्होंने संजीदगी से कहा, नहीं मामा, सलार का भी ऐसा कोई इरादा नहीं है, शायद 1-2 साल नहीं करेंगे। हुदा ने लापरवाही से कहा। तो शाइस्ता बेगम ने अब की बार दी एक कमर में, अल्लाह ना करे इतना लेट हो, तुम उससे पूछो, अगर उसका इरादा है तो दोबारा खाने की तरफ मुतवज्जो हुई। अच्छा नहीं है ये कि मैं थोड़ा अरसा और सुकून से रह लूँगी, फिर करते रहना मेरी रुखसती। खुदा आहिस्ता आवाज़ में बड़बड़ाई, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट मामा ने सुन ली थी कि वो उसने तुमसे बाद में हल चलवाने हैं ना खेतों में, जो अब तुम्हें सुकून है और तब नहीं होगा, तैयारी पकड़ो तुम भी अब। उन्होंने माथे पर बल लिए सख्ती दिखाई, जिस पर वो मुंह बसोर कर रह गई। चलो जाओ, अरमान को कॉल करके पूछो कब तक आना है। उसने उसके हुक्म सुनाकर अब चावल निकालने लगी। दुर्रे की आंख खुली तो सर भारी भारी सा लगा। अपने घूमते सर को संभालते वो बेड से उठी और टाइम देखा, जहाँ 5 बज रहे थे। हवात रूम में जाने लगी जब उसने हुलिये पर नजर गई। बाल बिखर चुके थे, चेहरे पर हामिद की उंगलियों के निशान वाज़ेह थे और एक गाल पर बारीक लंबा सा कट लगा था। यकीनन वो हामिद की अंगूठी की वजह से था जो वो पहन के रखता था। एक बार फिर से उसकी आंखें आंसुओं से नम होने लगी और खुद को घसीटते वो बाथरूम में ले गई। अपना हुलिया दुरुस्त करके बाहर आई और ड्रेसिंग के सामने खड़ी हो गई। फाउंडेशन लगाकर उंगलियों को निशान छुपाया और कट को भी अच्छे से कवर किया। आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी और आंखों में काजल लगा लिया। अच्छी तरह से मेकअप करके चेहरे पर निशान को छुपाया। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि हामिद ने उस पर हाथ उठाया है। अरे भाभी, उड़ गई आप? नौशीन ने से सीढ़ियों उतरते देखा था। हाँ, कुछ ज़्यादा ही सो गई थी, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। आप थकी थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन मैं अब मेरे साथ मिलकर ज़रा ये काम कंप्लीट करा दें, नौशीन ने कहा। तो दुर्रे उसके साथ बैठकर उसको स्कूल का काम कराने में हेल्प करने लगी। वैसे भाभी, आप आज कमाल की लग रही हैं, आप रोज़ इसी तरह तैयार रहा करें ना। नौशीन ने दिल खोलकर तारीफ़ की। तो दुर्रे ने सोचा कि वो तो तुम्हारे भाई के थप्पड़ की वजह से, तो अल्लाह ना करे आइंदा ऐसा वक्त कभी आए कि वो इस तरह तैयार हो। उसकी तारीफ़ पर बस वो मुस्कुरा दी। वैसे लगता आज भाई के लिए कुछ स्पेशल है, नौशीन ने शरारत से कहा। तो वो आसूदगी से मुस्कुरा दी। नौशीन, तुमने हामिद की ब्लू शर्ट प्रेस की थी ना? कुछ याद आने पर दुर्रे ने पूछा। हाँ जी, वो मैंने ही की थी, लेकिन वो मुझसे जल गई थी तो मैं बताना भूल गई और आपके कबर्ड में सेट कर आई। नौशीन ने शर्मिंदा होते कहा। कोई बात नहीं, आइंदा बता देना। हामिद गुस्सा हो रहे थे। दुर्रे ने मुस्कुरा कर कहा। वो ये ना कह सकी कि उसे भूलने की वजह से तुम्हारे भाई मुझे तोहफे में थप्पड़ देकर गए हैं। उसके पास काफ़ी देर बैठी रही, फिर सब ने रात का खाना खाया। हामिद ने शायद लेट आना था तो किसी ने पूछा नहीं उससे। अलबत्ता आज सुरैया आंटी ने भी तारीफ़ की थी कि ऐसे ही तैयार रहा करो, अच्छा लगता है। लेकिन उसकी सुस्ती देखकर उसका माथा चेक किया तो उसे बुखार था। फिर उसे आराम की भी तलकीन की उन्होंने। अब वो उन सबको क्या बताती, जबकि वो उनकी ये बातें सुनकर उसे अलग ही रोना आने लगा। तो जल्दी से कमरे में आ गई। रूम में आकर कब से जब्त किए आंसुओं से हिचकियों से रो दी। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है कि खुशी देकर भी दुख में हूँ, मुझे इस आजमाइश में कामयाब होने की हिम्मत अता करे अल्लाह ताला। क्यों हामिद ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? उसने रोते फरियाद की। आहिस्ता आहिस्ता उसका बुखार तेज़ होने लगा तो मेडिसिन लेकर लेट गई। जब हामिद आया तो बाकी सब लाउंज में बैठे थे। तब नौशीन ने उसे मुखातिब किया। भाई, वो जो आपकी ब्लू शर्ट थी ना, वो मुझसे प्रेस होते होते जल गई थी, सॉरी। उसने नादिम सा होकर कहा। तो हामिद को झटका लगा कि उसने क्या कर दिया, क्योंकि अब वो गुस्सा ठंडा हो गया था और अपनी गलती पे भी पछतावा था। अगर ऐसा हो जाता है तो बता दिया करो, खामा मैंने उसे डांट दिया था। कहते वो उठा और कमरे की जानिब हुआ, जब पीछे से सुरैया बेगम ने पुकारा। उसको बुखार है, ज़रा देखना उसको कोई दवाई खाई है कि नहीं। पता नहीं आजकल की लड़कियां अपना ख्याल क्यों नहीं रखती, उन्होंने अफसोस से कहा, क्योंकि दुर्रे का रंग बुखार की वजह से सुर्ख हो गया था। हामिद लब नीचे कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ वो खुद पर कंफर्टर और करवट लिए लेटी थी। हामिद ने लाइट ऑन की, लेकिन वो हिलती तक नहीं थी। वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम गया और चेंज करके वापस आया। जब उसकी नज़र दुर्रे के चेहरे पर गई तो हैरान रह गया, क्योंकि वो मेकअप उतारना भूल गई थी और ऐसे ही लेट गई थी। उस वक्त उसे क्यूट सी बच्ची लग रही थी। बुखार की वजह से चेहरे पर सुर्खी घुली थी, जिसकी वजह से उसके गाल लाल हुए थे, जबकि जख्म अभी भी नज़र आ रहा था।
ये देखकर हामिद को और भी शर्मिंदगी होने लगी। वो सो रही थी या सोने का नाटक कर रही थी, हामिद समझ न सका, क्योंकि उसकी आंखें अभी भी सूजी थी और गालों पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। वो अपनी जगह आकर लेटा और दुर्रे ने अपनी आंखें खोली और उसकी कमर में आहट पाकर उठ गई थी। थोड़ी देर गुजरने के बाद हामिद से उस करीब हुआ, पीछे से अपने हिसार में लिया, जबकि दुर्रे तकलीफ से मुस्कुरा दी। दुर्रे ने तब भी कोई हरकत न की। उसे लगा कि शायद वो अपने रवैये की माफ़ी मांगेगा। हामिद ने उसकी गर्दन में बाल पीछे करके वहाँ अपने लब रखे। हामिद प्लीज़, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत थकी हुई हूँ। इससे पहले कि हामिद कोई और जसारत करता, दुर्रे ने आहिस्तगी से कहा। उसके कहने पर वो बगैर कुछ भी बोले उसको हिसार से आज़ाद करता दूसरी तरफ करवट लेकर लेट गया, जबकि दुर्रे सोचती रह गई कि शायद अभी वो कुछ कहे। वो शर्मिंदा ही अपनी हरकत पे उससे कुछ प्यार के दो बोल बोले, लेकिन वो तो बेनियाज सा होकर लेट गया था। उसके इंतजार में ही अपने जहन में आने उन ख्यालात को झटका और मोड़कर एक नज़र हामिद को देखा। फिर कुछ देर देखने के बाद वापस से उसे रोना आने लगा।